दोस्तों, नर्सिंग पाठशाला एजुकेशनल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपन ने अपलोड कर दिया है। अगर आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट करना, बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का मिल जाता है यहाँ से। तो वीडियो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखना। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे है आपके। बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ए नर्स मस्ट नोट द डेट, टाइम ऑफ द कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर अप टू। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हो एज ए नर्स। आपको क्या करना है, जो भी ब्लड प्रोडक्ट है उसको आपने कब कलेक्ट किया था वो आपको कलेक्शन करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है, क्यों करना है, इस प्रकार से आपको पूछा गया है। बिकॉज आपको यहाँ से क्लियर कट आइडेंटिफाई करना क्या है, जो भी पैक्ड आरबीसी है उसको आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो। ऑप्शन अपने पास में है 25 डेज, ऑप्शन बी 35 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज एंड ऑप्शन डी 55 डेज। तो अपन जो भी ब्लड प्रोडक्ट है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी जो लिमिटेशन होती है, टाइम लिमिटेशन होती है, वो डिपेंड करती है कि अपन कौन सा ब्लड यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, या तो अपन होल ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं या फिर जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है पैक्ड आरबीसी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर प्लेटलेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो बात करें जब अपन होल ब्लड की, तो होल ब्लड में अगर 1 यूनिट की अपन बात करें तो 1 यूनिट में 350 ml प्रेजेंट होता है। हाउ मच? 350 ml। बात करें जब अपन पैक्ड आरबीसीज की, तो पैक्ड आरबीसी में अपने पास में 250 ml होता है ब्लड। और बात करें प्लेटलेट की तो अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 ml यहाँ पे अपने पास में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे इन्फ्यूज़न टाइम की, कितने टाइम में आपको इन्फ्यूज़ करना है। तो होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी दोनों को ही अपने को 2 to 4 आवर, जैसे आपने स्टार्ट किया है विदिन 4 आवर आपको क्या करना है, फिनिश करना है 1 यूनिट को। पर्पज़ क्या है, ताकि आप जो सेप्टी सेम है उसको प्रिवेंट कर सको। किस किस के लिए? होल ब्लड और पैक्ड आरबीसीज के लिए। बट बात करें जब अपन प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट को आपको विदिन 50 to 30 मिनट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है स्टोरेज की। स्टोर करने के लिए बात करें तो जो होल ब्लड है उसको आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो, अप टू 35 डेज। कितने दिन तक यहाँ पे कर सकते हो आप, 35 डेज। बात करें जब पैक्ड आरबीसीज की, तो आप उसको 40 डेज तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट का जो स्टोरेज रहता है वो लिटिल बिट रहता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है, क्योंकि प्लेटलेट जो है उसका लाइफ स्पान 8 to 11 आवर ही होता है। तो ये जो स्टोरेज रहता है उसका वो लिटिल रहता है या फिर कम रहता है। ओके, जैसे आपने डोनर से लिया है, रेसिपिएंट में आपको एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है कि पैक्ड आरबीसी को स्टोर कब तक किया जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज 45 डेज जो है वो बियॉन्ड कर जाएंगे 40 से, क्योंकि पैक्ड आरबीसी को अपन अप टू 40 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। कुछ एक बुक में 42 डेज भी है, लेकिन 45 डेज तक यहाँ पे स्टोरेज नहीं हो सकता पैक्ड आरबीसी का, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाते हैं। होल ब्लड के यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता तो अपना आंसर जाता 35 क्लियर कट बी के पास में। यहाँ भी अपन बी को ही क्लियर कट मानेंगे, बिकॉज 45 डेज है वो बियॉन्ड कर रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अपना करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। एज सुन एज पॉसिबल हम आपकी क्वेरी के रिगार्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं अभी अपन। When administering blood to a patient, it is important to, जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हो ब्लड एक पेशेंट में तो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑप्शन है अपने पास में, एडमिनिस्टर ईच यूनिट विद इन ए 6 आवर पीरियड। नेक्स्ट है, यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड। ऑप्शन सी है, रन द ब्लड एट स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट। ऑप्शन डी है, ड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट। यहाँ पे पी मिस हो गया भाई, ये है पेशेंट इमीडिएटली। यहाँ पे क्या है, पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, सी करेक्ट होने वाला है, बिकॉज 6 आवर ऑप्शन ए में है, 6 आवर में नहीं, अपने को विद इन 4 आवर में एडमिनिस्टर करना होता है। तो ये तो ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड। तो यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप की रिक्वायरमेंट हर टाइप के पेशेंट में नहीं रहती है। नेक्स्ट आपको स्लो रखनी है रेट, बिकॉज 5 फिक्स जो फर्स्ट 5 to 10 मिनट है उसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन तो यहाँ डेवलप नहीं हो रही। इसलिए हमेशा जब भी आप ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करते हो फर्स्ट 5 to 10 मिनट आपको क्लाइंट के साथ स्टे करना है और उसको ऑब्जर्व करना होता है विद ए स्लो फ्लो रेट। ओके, तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। इस यूनिट्स ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको सैम्पलिंग की रिक्वायर नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू ए हीमोडायनेमिक स्टेबल एडल्ट पेशेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है रिगार्डिंग हीमोडायनेमिकली एक स्टेबल पेशेंट है उस कंडीशन में। ऑप्शन है 150 ml शुड बी ट्रांसफ्यूज इन फर्स्ट 15 मिनट। तो फर्स्ट 15 मिनट में अपने को 150 नहीं लेकर ओनली 50 ml ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट है, ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर स्लोली एंड कंप्लीट नॉट बिफोर 6 आवर। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि अपने को बिफोर 4 आवर ही एडमिनिस्टर करना होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, नोट बिफोर 6 आवर है। ओके, नेक्स्ट अपने पास है, ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीट विद इन 4 आवर। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको 2 to 4 आवरली एडमिनिस्ट्रेशन एक यूनिट है उसका करना ही होता है ताकि आप सेप्टिसेमिया को यहाँ प्रिवेंट कर सको। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, द यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म एट ए बेड साइड फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन। 1 आवर तक आपको वार्म नहीं करना है। जब भी आप ब्लड बैंक से ब्लड आपने ले लिया है तो आप मैक्सिमम हाफ एन आवर में स्टार्ट कर देते हो इन्फ्यूज करना। 1 आवर तक आपको वार्मिंग वगैरह यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अपन ने डिटेल से बात कर ली है, प्रायोरिटीज़ की भी अपन ने बात कर ली है। चलो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। तो फर्स्ट अपने पास में, ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज, वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर, प्रिवेंट द चिलिंग, run the blood at slower rate during the first few minutes of transfusion, maintain the patency of the IV catheter with dextrose solution। तो सबसे पहले तो अपन बात करें IV कैथेटर की जो पेटेंसी है उसको अपन मेंटेन करते हैं हमेशा NS के साथ, नोट विथ डेक्सट्रोज। तो ये तो स्टेटमेंट अपना इम्पोर्टेंट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट
ड्रॉ ए सैंपल फ्रॉम ए पेशेंट बिफोर ईच यूनिट इज ट्रांसफ्यूज। तो हर एक यूनिट से पहले आपको सैंपल लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। नेक्स्ट है वार्म द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर प्रिवेंट द चिलिंग। वार्मिंग अपने को एसेंशियल है, वार्म करते हैं अपन ब्लड को और बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं। स्पेशलाइज यहाँ पे डिवाइस अपन काम में लेते हैं वार्मिंग के लिए। बट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पे कि जब भी आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो ब्लड को, तो उस कंडीशन में फर्स्ट जो 10 to 15 मिनट है उसमें आपको ट्रांसफ्यूजन की जो रेट है वो स्लो रखनी है। ये सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। वार्मिंग भी यहाँ की जाती है ब्लड की, स्पेशलाइज जो वार्मर होते हैं उनके थ्रू जो बॉडी टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली उन्हीं पे एडमिनिस्टर किया जाता है। क्योंकि स्टोरेज का जो अपन बात करें ब्लड प्रोडक्ट के स्टोरेज की, तो अलग अलग ही बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहले बात करें होल ब्लड की, तो होल ब्लड को आप स्टोर कर सकते हो 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ एक बुक में 2 to 6 डिग्री भी दे रखा है, तो डिडंट गेट कन्फ्यूज। दोनों में से जो लिमिट आपको दे रखी है आप उसको यूज़ कर लोगे। नेक्स्ट जो पैक्ड आरबीसी है उसके लिए भी सेम है 2 to 4 डिग्री या फिर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। बात करें अपन जब प्लेटलेट की, तो प्लेटलेट को हमेशा अपन स्टोर करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर को पर प्लेटलेट स्टोर अपन कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। ओके क्लियर। तो ये था स्टोरेज का। इसके अलावा अपने को पूछा जा सकता है प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा को स्टोरेज अपन जैसा कि प्लेटलेट को कर रहे हैं 20 to 22 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टोरेज जो अपने टेम्परेचर है उस पर तो एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपन स्टोरेज टेम्परेचर पे कर देंगे तो वहाँ पे क्लाइंट को चिलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपन वार्म करते हैं ब्लड को, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर। बट यहाँ पे अपन प्रायोरिटी देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें तो जो इन्फ्यूज़न रेट है, इनिशियली इन्फ्यूज़न रेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट गलत है कि वार्म करना है आपको ब्लड को, बॉडी टेम्परेचर पे लाना है। बट यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अपन देख के चलें तो ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा। क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, विच ड्रग विल एंटिसिपेट द नर्स टू प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन टू ए चाइल्ड विथ फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किसी चाइल्ड को फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हो कि फिजिशियन क्या प्रिस्क्राइब करने वाला है। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी डिफ्लोरेक्सामाइन एंड ऑप्शन डी इज हिपेरिन। इट इज एन हिपेरिन। ओके। तो जब भी आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे डिलेड जो रिएक्शन है वो होने के चांसेस रहेंगे। और डिलेड रिएक्शन क्या रहता है, आयरन ओवरलोड। अगर आयरन ओवरलोड हुआ है तो अपन क्या एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी एंटीडोट, और उसकी एंटीडोट क्या होती है, डिफ्लोरेक्सामाइन। क्लियर। तो यहाँ अपन अनुमान लगा सकते हैं कि फिजिशियन क्या प्रिस्क्राइब करने वाला है, डिफ्लोरेक्सामाइन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इज। डिलेड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो कॉम्प्लिकेशन की अपनी बात की है, एक इमीडिएट होते हैं, एक डिलेड होते हैं। इमीडिएट क्या है, सर्कुलेटरी ओवरलोड है, सेप्टिसीमिया है, इसके साथ में ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, ये सारे क्या है, इमीडिएट है। बट आयरन ओवरलोड क्या है, एक डिलेड कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए नर्स ऑब्जर्व अ साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सी शुड। जब आप
एसेस कर रहे हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कौन से साइन सिम्टम ऑब्जर्व करोगे। फर्स्ट है रिपोर्ट द फिजिशियन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में इलोबरेटरी आगे एक्सटेंड भी ये भी है, ऑब्जर्व द साइन सिम्टम ब्लड सी शुड, मतलब उसको क्या करना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैंने भी ढंग से नहीं पढ़ा। इफ ए नर्स ऑब्जर्व साइन एंड सिम्टम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सी शुड, जब आप असेस कर रहे हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के साइन सिम्टम को, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। तो उस कंडीशन में जब अपन ने पहले भी डिस्कस किया, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप होती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी क्या रहती है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्लो करेंगे, बट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, हिमोलाइटिक रिएक्शन है, तो स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन अपनी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ओके, अगर इन्फॉर्म द फिजिशियन के साथ में आपको नेक्स्ट ऑप्शन में डाल रखा होता, अगर स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चेंज द आईवी ट्यूबिंग, तो अपन फर्स्ट उसी को प्रायोरिटी देती, आईवी ट्यूबिंग फर्स्ट चेंज करते, उसके बाद अपन इन्फॉर्म करते हैं फिजिशियन को। क्लियर। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ द ब्लड रिएक्शन। ब्लड रिएक्शन डेवलप हुआ, हिमोलाइटिक रिएक्शन डेवलप हुआ, तो उस कंडीशन में आपकी इंटरवेंशन क्या रहेगी। तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया, जब भी ट्रांसफ्यूजन या ब्लड रिएक्शन या हिमोलाइटिक रिएक्शन होती है तो आपको स्टॉप करना होता है ट्रांसफ्यूजन, वाइटल साइन को मॉनिटर करना होता है, या फिर नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी, फिजिशियन को इन्फॉर्म, आईवी ट्यूबिंग को चेंज करना होता है, इमरजेंसी ड्रग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ट्रांसफ्यूजन को स्टॉपेज करोगे। क्लियर। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आप ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम आने वाली जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसकी यहाँ पे आपको फुल्ली डिटेल से प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ अभी से आप जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट जो वीडियो है अपना उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यहाँ आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।